नमस्कार मित्रों। इज़राइल में क्या हो रहा है ये तो आप सबने देखा होगा। हमास जो उनका आतंकवादी संगठन है पैलेस्टाइन का, फ़िलिस्तीनियों का, उसने करीब 5,000 रॉकेट, ये फ़िलिस्तीनियों का दावा है कि 5,000 रॉकेट उसने दागे इज़राइल के ऊपर। और क्योंकि संख्या इतनी अधिक थी कि जिसके चलते उनका आयरन डोम जो है वो भी काम नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं कुछ इंटेलिजेंस फेलियर भी रही होगी जिसके चलते इतना बड़ा अटैक हो गया। अच्छा, मैं जैसे ही ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ ये वीडियो, मेरे पास एक और न्यूज़ आई है। हमास टेररिस्ट ने एक बच्ची को, एक फैमिली को उन्होंने एब्डक्ट किया था, उसका अपहरण किया था, जिसमें 2 बच्चियां, एक लड़का और एक कपल को उन्होंने अपहरण किया था उनका। उस बच्ची को उसके भाई बहनों के सामने, उसके माता पिता के सामने उसका गला काट दिया इन्होंने, ये कहते हुए कि वो हेवन चली गई, वो जन्नत चली गई। इस तरह की दरिंदगी और इससे भी कहीं अधिक। और वो बाकी की जो पिक्चरें हैं सोशल मीडिया पे वो तो आप सबने देखी ही होंगी, किस तरह से दरिंदगी की गई है। वो एक वीडियो जिसमें कि महिला जर्मन टूरिस्ट थी जिसको मारा गया, उसकी हत्या करके, उसको पूरी तरह से निर्वस्त्र करके, उसकी टांगें तोड़ के उसको ट्रक पर बांधा गया और उसके ऊपर पैर रखकर ये लोग उसको परेड कराया पूरे शहर में, मृत शरीर को। मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों को भी, कम से कम वे लोग जिनको इतिहास में रुचि है, क्या आपको भी कुछ और कोई और ऐसे चित्र आपके मस्तिष्क में आए इस घटना को, इस वीडियो को देखने के बाद, जहाँ पर आपको दिखाओ कि हाँ, आज से 500-600 साल पहले, 700 साल पहले सिंध में राजा दाहिर सेन की पराजय के बाद क्या हुआ था, सिंध के दुर्ग में क्या हुआ था, किस तरह की जौहर की लपटें निकली थी और वे क्यों निकली थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जौहर की जो लपटें निकली थी वे क्यों निकली थी, क्या कारण था। ये एक असभ्य समाज जो है, ये आज से 1400 साल पहले यह समाज जैसा था, 700 साल पहले जैसा था, 500 साल पहले जैसा था, बिल्कुल वैसा ही आज भी है। या यूं कहिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण, आज टेक्नोलॉजी के कारण कहीं अधिक नृशंस हो गया है। इसमें सुधार जरा भी नहीं है। और यदि आप में से किसी को भी ये लगता है कि इनमें कोई सुधार आया होगा समय के साथ, तो बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। आपके सुधर जाने से आपका शत्रु सुधर जाए, ये सोचना मूर्खता है। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग जो हैं वे जौहर को ही, इस प्रथा को कुप्रथा बतलाते हैं और जौहर करने को एक कायरता भरा काम या एक मूर्खतापूर्ण काम बतलाते हैं। उनमें से जो बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं और मॉडर्न अपने आप को समझते हैं और बताते हैं अरे ये तो स्टूपिडिटी है, इतना भी इस तरह से कौन करता है, यू कुड हैव फॉट। तो उनको आज बतलाते चलें, सबसे प्रथम जौहर कहाँ हुआ था और कब हुआ था। जो प्रथम जौहर था वो चित्तौड़ में नहीं हुआ था। प्रथम जौहर रानी पद्मिनी का नहीं था। प्रथम जौहर जो था वह सिंध में हुआ था। राजा दाहिर सेन की पत्नी, उन्होंने जौहर की प्रथा का आरंभ किया था। क्यों किया था? क्योंकि महारानी भी लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि रानी लड़ी नहीं,
रानी युद्ध में लड़ रही थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब हार निश्चित है, हमारी सेना समाप्त हो चुकी है, सिंध हार गया था, सिंध की पराजय हो चुकी थी और उन्होंने अन्य महिलाओं का उनके शवों के साथ जो उनके शवों को शत विक्षत किया गया, जिस तरह की दरिंदगी की गई थी बिन कासिम की सेना द्वारा, उसे देखते हुए रानी ने ये निश्चय लिया कि हम अपने शवों को इस तरह शत विक्षत होते हुए नहीं, इस कंडीशन में नहीं आएंगे कि हमारे शवों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा सके। अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से लड़ी थी और लड़ने के बाद रानी ने यह पुकार लगाई कि जिस जिसको आत्मसम्मान अधिक प्रिय है वह मेरे साथ इस जलती हुई चिता में प्रवेश करे, और जिसको अपना जीवन प्रिय है वह अपना जीवन बचाने के लिए स्वतंत्र है। और इस तरह सिंध की माताओं ने अपने जीवित शरीर का दाह किया था, चिता में, जलती हुई चिता में जीवित रहते हुए उसमें प्रवेश करके। यह था प्रथम जौहर हमारे इतिहास का, और ये जो जौहर था यह हमारी माताओं का सर्वोच्चतम बलिदान था। इस पर हंसने वाले, इसका मजाक उड़ाने वाले या इसे कायरता कहने वाले जो स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, यदि उनमें 1% भी यदि उनमें बुद्धि है तो कल जो इंटरनेट पे एक वायरल वीडियो है ना, उसे जाएं, देखें, उन पिक्चरों को देखें और अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करें ये समझने के लिए कि हमारी माताओं ने जलती हुई चिता में प्रवेश करके कितना बड़ा बलिदान दिया था, वह कितनी वीरता का कार्य था और क्यों किया था, उसका कारण क्या था, उसका कारण भी उन्हें समझ में आ जाएगा। और जिसे इसके बाद भी समझ ना आए वह अपना मुंह दोबारा कभी खोले नहीं, क्योंकि वह मुंह खोलने के लायक नहीं है, वह पशु समान है। ऐसा नराधम व्यक्ति मानव शरीर के साथ भी पशु के समान व्यवहार कर रहा है, तो उसे पशु ही कहा जाना चाहिए। तो मित्रों, मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए 3 जो है मुख्य बिंदु हैं। प्रथम ये कि जौहर क्यों करना पड़ा हमारी माताओं को, कारण क्या था। दूसरा जो बिंदु है वह ये कि आज इज़राइल में जो हो रहा है उसके बाद उनका जो विपक्ष है, उनका जो पॉलिटिकल क्लास है, उसका किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। और वही चीज़ जब हमारे यहाँ भारत में होती है तो हमारे भारतीय पॉलिटिशियंस का क्या रिएक्शन होता है, हमारा विपक्ष किस तरह से बातें करता है। और तीसरा ये, जिस पर हम अंतिम में चर्चा करेंगे, वो यह कि हम एज अ सिटीजन, एक आम जनता के रूप में या एक समाज के रूप में हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऐसे हालातों में, और इन घटनाओं को किस तरह से हम रोक सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। चलिए हम पहले अजीत जी के विचारों को सुनते हैं और फिर आगे चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। अभी 6:30 बजे सुबह में कल की बात कर रहा हूँ, जब इजरायलियों का, जो यहूदी वहाँ रहते हैं, ज्यूज, तो उनके लिए एक बहुत ही पावन दिन था। और ये दिन, कल का जो दिन है, वो पहले एक और युद्ध हुआ था 50 वर्ष पहले, जिसमें मिस्र और ईरान ये लोग अटैक कर रहे थे इजराइल के ऊपर, तो उसकी भी 50वीं बरसी टाइप की थी, एक दिन पहले ही समाप्त हुआ था। उस वक्त भी इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इजरायली सेना के इंटेलिजेंस का एक फेलियर कह सकते हैं, ये सब हुआ था और इसी तरह से अटैक माउंट किया गया था। तो अभी भी लगभग सिमिलर पैरेलल्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जिस तरह से इजराइल में सोते हुए लोग पे, और बहुत ही ब्रूटल है। अगर आप सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर या एक्स पे अगर आप हैं, तो आपको
लगातार ऐसे चित्र मिलेंगे जहाँ पे घर में घुस के जो फिलिस्तीनी मुसलमान आतंकी हैं वो घर में घुस के सोए हुए बच्चियों को, महिलाओं को, जो भी उसको सामने मिल रहा है वहां पे घुस घुस के उन्होंने मारा है। दे हैव पैरेडेड देम नेकेड, उन्हें नग्न करके इनके जो आतंकी हैं वो सड़कों पे घुमा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। ये जब मार रहे थे उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और ये लगातार बहुत देर तक चलता रहा, जब तक इजराइल को पता चलता या संभलते और जब मोबिलाइज करते अटैक करने के लिए या काउंटर अटैक के लिए, तब तक उन्होंने लगभग 250-300 लोग जो है इनके मार दिए थे। 1600 से अधिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इजराइल सरकार ने, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो फ्रंट पे आ गए, उन्होंने कह दिया कि ये युद्ध की स्थिति है और ये लोग छोड़े नहीं जाएंगे, ये पूरा जो है वो चल रहा है। अब बात आती है कि इस स्थिति में इजराइल पहुंचा कैसे। इजराइल तो सबसे अधिक, आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से दक्ष सबसे अधिक सेना इजराइल की है। वो सबसे अत्याधुनिक हथियारों की अगर बात करें तो वो भी इजराइल के ही पास है। छोटा सा राष्ट्र है, तो ये इंटेलिजेंस का, और इंटेलिजेंस का एक स्तर का फेलियर नहीं है। इंटेलिजेंस का मिलिट्री का अपना होता है, सरकार का अपना होता है, उसके बाद बाकी जो उस एरिया में बॉर्डर के लोग हैं उनका अपना होता है। ये कई स्तर पे विफलता हुई है और क्या कोई इनसाइड जॉब है। इनसाइड जॉब होने की संभावना नगण्य होती है, खास करके इजराइल और फिलिस्तीन के, क्योंकि इजराइल का पूरा जो तंत्र ही है और इजराइल जो पूरा राष्ट्र ही है, उसका एक एक बच्चा जो पैदा होता है वो सैनिक होता है, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। और उनकी मतलब जो नेशनलिज्म जो है वो बहुत अलग दर्जे की होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कहाँ से हैं, क्या है, जो भी सब ज्यू हैं, पैदा हुए इजराइल के हैं, बात खत्म। और फिलिस्तीन जो है लगातार उनकी एक टेरिटरी पे कब्जा जमाए हुए हैं। जो जो जिन लोगों को पता नहीं, उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि फिलिस्तीन को कई राष्ट्र जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। फिलिस्तीन मुसलमानों का अपना एक राष्ट्र बोला जाता है, उसके समर्थन में ईरान रहे हैं जो उकसाते रहते हैं उसको। अभी भी सऊदी जो है, सऊदी और इनके बीच, इजराइल के बीच पीस डील टाइप का भी चल रहा था। तो ये लोग एक साथ मिलके इजराइल पे हमला बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अलक्सा एक मस्जिद है वो इजराइल में है। अब उन पे कहते हैं कि ये चूंकि मुसलमानों का है तो उस पे हमारा हक है, और वो उसको लेना चाहते हैं और अभी भी यही सब चल रहा है। तो इजराइल का ही एक हिस्सा फिलिस्तीन, इजराइल अपना उसे हिस्सा मानता है और बोलता है कि शांति से रहो हमारे उसमें, लेकिन फिलिस्तीन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है। कई राष्ट्रों के मतलब राष्ट्राध्यक्ष वहां जाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। फिलिस्तीन ने भारत के प्रधानमंत्री को भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से संभवतः नवाजा था कुछ ही वर्ष पहले। ये सारा भी है। अब फिलिस्तीन की स्थिति ऐसी है, वो टेररिस्ट का राष्ट्र है जैसे पाकिस्तान है। उसको आप तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक हर फिलिस्तीनी आतंकी को या हर फिलिस्तीनी को आप मार नहीं देते। सीधा सा है उनका, है वही कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। बीच की सारी हारें, जो भी पराजय इनके सामने आती है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनल वॉर के हिसाब से कि ठीक है हम तो पैदा ही हुए मरने के लिए, इस तरह से, जो इस तरह की सोच के साथ जो उतरा हुआ है मैदान में, तो उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। उसको दबा सकते हैं कुछ समय के लिए, वो फिर वापस आएगा। तो फिलिस्तीन लगातार यही है। उसी में एक गाजा स्ट्रिप है जहां पे ये अधिकतर ये बमबारी, और एक तरह से वो आप कह लीजिए कि जैसे भारत के लिए पीओके और ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है, हालांकि हमारा हिस्सा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको कॉन्फ्लिक्टेड एरिया और मैप पे आप देखेंगे शेड करके दिखाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, और खास करके ग्लोबल लेफ्ट जो है एक तरह से, वो उन्हीं एरियाज में, मतलब पीपल्स राइट टू वो सेल्फ डिटर्मिनेशन या जो भी है, जिनकी टेरिटरी है उसी को रिकॉग्नाइज करता है जो उनके विचारधारा के साथ। भारत नहीं है तो बोलेंगे नहीं ये कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, फलाना ढिमका, ये तुम्हारा नहीं है। उसी तरह इजराइल में भी है इनका कि गाजा पट्टी को बनाए हुए, और ये भी है कि
हथियार बेचना, कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार यूक्रेन में उस तरह से नहीं चल रहा है, तब एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट करना, तो ये सब जो है इजराइल में लगातार जो है चलता रहा। और गाजा पट्टी, जिसको गाजा स्ट्रिप बोला जाता है, वो एक आप कह सकते हैं कि मेन कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, वहां पे ये हुआ। मैंने बताया आपको कि 50 वर्ष पहले भी मिस्र और ईरान की सेनाओं ने हमला किया था इसी तरह से, और इजराइल वालों को मतलब जब तक खबर लगती तब तक हैवी डैमेज हो चुका था। इजरायली युवती को नग्न करके उसके शरीर पर पैर रखते, वो टूरिस्ट थी, वो घूमने आई हुई थी, और उसको मार दिया गया, और उसको परेड करवा रहे हैं। ये सब आता है, ये बताता है कि ब्रूटैलिटी जो है वो किस तरह की इन लोगों ने दिखाई है। और ये टिपिकल वही इस्लामिक स्टाइल ऑफ बुचरिंग जो है वो वही है जो आपको पूरे दुनिया में एक समान रूप से एक रूपता लिए हुए दिखेगा कि हत्या केवल नहीं करना है, हत्या इस तरह से करना है जितना ब्रूटल हो सके। उस युवती की लाश को जो ये घुमा रहे हैं गाड़ियों पे, उसमें उसकी टांग जो है ट्विस्ट करके तोड़ दी है उसकी, अर्धनग्न है, केवल अंडरगारमेंट्स उसके बॉडी पे है, पेट के बल मतलब उसको लिटा है, उसके ऊपर पैर रखे हुए, और लाश के साथ जो है घूम रहा है, जो आप मतलब इस्लामिस्टों में, रेडिकल इस्लाम में जो आम बात है। और एक तरह के नेक्रोफिलिया भी इनमें होता है कि अब तो ये बकरी और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या करते हैं, वो तो फिर भी एक लाश है और वो एक ह्यूमन है, तो ठीक है, उनका ऐसे ही चलता रहता है। अब ये हुआ कैसे? 2021 में जब चला था तो ये लोग थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की, थोड़ा डंडा भी लगाएंगे और थोड़ा सा लुभाएंगे ही, इस तरह से इजराइल काम कर रहा था। तो इन्होंने गाजा स्ट्रिप के इलाके में थोड़ी सी ढील दी थी कि उधर के जो लोग हैं फिलिस्तीनी जो है, इन लोगों को आप वर्क परमिट जो है दीजिए, जो इधर आके काम वाम कर सके, क्योंकि उनका मेन काम तो आतंक का है। तो उससे तो पैसे उस तरह से नहीं मिलते हैं, सैलरी वैलरी, तो जो भी है मानवता के नाते, या जो एक एक आप कह सकते हैं कि एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, तो वहां पे इन्होंने दिया। और फिर क्या हुआ कि वही 1.5 पौने 2 वर्ष से ये चल रहा था, और अचानक से वही एक लूप होल जो देखा जा रहा है, वही देखा जा रहा है कि वहीं से ये लोग जो है इंटर करते हैं इजराइल में, और फिर घुस घुस के इन्होंने जो बहुत ही हैवी कैजुअलिटी आप कह सकते हैं कि दी गई है। जब ये सब हुआ और ये लाइव करके दिखा भी रहे थे पूरा, वो शायद हेड माउंटेड कैमरा था या जो भी था, उसे मतलब गोली मार रहे हैं, और उसका लाइव जो है वो जो इस्लामिस्टों के साथ एसोसिएटेड है कि जिस तरह से ये सेलिब्रेट करते हैं, तो वही हुआ यहाँ पे भी कि, और जो भारत देख रहा है, जो हम संभवतः मतलब 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से देख रहे हैं कि किस तरह से इस्लामिस्ट यहाँ पे आए, हम उन्हें पनाह देते हैं और वो कैसे रिटेलिएट करते हैं। इनफैक्ट अभी भी आप देख लीजिए उनका रवैया किस तरह से रहा है, तो वहां पे भी इनको जहां दया करुणा दिखाओगे आप, उसके बाद दे विल कम बैक टू बाइट यू। वही यहाँ पे हुआ है कि आपने गाजा में ढील दी, उसके बाद ये घुसे और उन्होंने आपको जो है मारा है। अब हमास जो है उसका एक नेता है इस्माइल हनिये, वो जो है अपना उसका एक फुटेज आया और टीवी क्रू जो है उसको फिल्म कर रहा था, टीवी पे दिखाया जा रहा था कि क्या चल रहा है, और इन्होंने 5,000 मतलब सोते सोते समय में मारा है 5,000 रॉकेट, तो सेलिब्रेशन के मूड में था। और जो ही टीवी कैमरा इसके ऊपर आता है और वो अवेयर होता है कि हम तो लाइव होंगे अभी और पूरी दुनिया देख रही होगी, इस ब्रूटल नरसंहार के बाद वो वहां पे झुक के नमाज पढ़ने लगता है। आप सोचिए, इजरायलियों ने तो कोई अटैक नहीं किया था इनके ऊपर। अब युद्ध की स्थिति में आप, ठीक है, युद्ध की स्थिति में आप विजय होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे तो तुम्ही ने आक्रमण किया, सोते में कायरों की तरह आक्रमण किया, उसके बाद ब्रूटली उन लोगों की हत्या की, छोटी छोटी बच्चियों को मारा इन्होंने, सर में गोलियां मारी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे जो है रॉकेट्स दागे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता हुआ हमें दिखा है। और उसके बाद ये अल्लाह और ये नमाज जो है, ये सब की नौटंकी वो करने लगा वहां पे।
तो ये बताता है कि किस तरह से ये जो आतंकी हैं उनमें मतलब ठीक है मानवता नहीं बची है तो क्लिशेड ही हो जाएगा, बट नृशंसता को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप बच्चे को मार रहे हैं किसको मार रहे हैं, नहीं। और ज्यों ही ये बैकफुट पे जाते हैं, ज्यों ही अब पहलाई जब इनकी चालू हुई इजराइल, तब ये मतलब तब रोने गाने लगे हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट है और इस तरह से मानवता के लिए रुक जाना चाहिए। ये भी आपको मतलब ट्विटर पे आप चले जाइए तो इस तरह के भी देखिए एग्जैक्टली यही बात है। पहले ये मारेंगे, ये अत्याचार करेंगे, बिल्कुल ब्रूटल नृशंस वे में, बहुत ही बर्बर तरीके से ये आपको मारेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे तरह तरह के। उसके बाद इन्हीं की एक लॉबी होती है जो आ जाएगी इनको डिफेंड करने भी, कि वो तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, पूरी की पूरी कौम को बदनाम ना कीजिए वगैरह वगैरह। और आपको समझना पड़ेगा, हमारा जो समाज है ये इस बात को नहीं समझता कि जिसकी हम बात कर रहे हैं या हमारा जो शत्रु है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। देखिए कभी भी आप अपनी आइडियोलॉजी समझ के सामने वाले को हरा नहीं सकते, आपके शत्रु को हरा नहीं सकते। आचार्य चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि आपको शत्रु को हराने के लिए पहले शत्रु को समझना पड़ेगा आपको। यदि आप शत्रु को नहीं समझते, यदि आप उसकी आइडियोलॉजी को नहीं समझते, तो आप उससे कभी हरा नहीं पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज में जिस तरह हमें यह सिखाया जाता है बचपन में, हमारे संस्कारों में होता है, विद्या ग्रहण संस्कार है, आपके माता पिता आपको मंदिर जाना सिखाते हैं, पूजा अर्चना की विधि बताते हैं, आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, आपको घर में कैसे बड़ों का आदर करना है, क्या करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है, किसके पैर छूने हैं, किस तरह से किससे बात करनी है, आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये आपके संस्कारों में आता है। वहीं इसके उलट यदि आप इस समाज की बात करें, ये जो रेगिस्तानी असभ्यता है, यहाँ के संस्कारों में पता है आपको क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही बच्चा थोड़ा उठने मतलब चलने फिरने के लायक हो जाता है, उसको उसके हाथ में चाकू पकड़ाया जाता है, छुरा पकड़ाया जाता है कि जाओ मुर्गी का गला काटो, रेत डालो उसका गला। और वो जब कर लेता है तो ये एक अचीवमेंट होती है कि बच्चे ने आज ये सीखा। और दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके यहाँ पे, संस्कार तो नहीं कहेंगे पर कुसंस्कार जो इनके यहाँ सिखाया जाता है, जो यहाँ इनके हिसाब से बच्चे को ज़रूरी चीज़ होती है सिखाने वाली, वो ये होती है अल तकैया। इनको अल तकैया बचपन से सिखाते हैं। अल तकैया क्या होता है? अल तकैया होता है छद्मावरण में रहकर किसी को धोखा देना। यदि आप सामने से किसी का गला काट नहीं पा रहे हैं तो आप उसके मित्र बन जाइए, आप मित्र बन के उसको जहर दे दीजिए खाने में। ये होता है अल तकैया। अल तकैया करने के लिए इनके यहाँ सब कुछ माफ़ है। आप यदि अल तकैया करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि आप अगर मंदिर में ही किसी का गला काटने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए काटिए। इसीलिए जब हमारे जो हिंदू भाई बहन है ना, वे बड़ी आसानी से इसमें फंस जाते हैं, इस अल तकैया में, कि अरे नहीं ये तो हमारा दोस्त है, या ये तो हमारे भाई जैसा है, हमने साथ में खाना खाया है, हमारे घर पे खेलते रहते हैं, हम साथ में पले बढ़े हैं, हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं इनसे, ये हमारे नेबर हैं, कितने बढ़िया हैं, कितना मीठा बोलते हैं, हमेशा चिंता करते हैं हमारी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप लिख कर ले लीजिए, ये आपके मुंह पर तब तक मीठे हैं, आपके साथ तब तक ये अच्छे हैं जब तक कि इन्हें आपकी गर्दन काटने का मौका ना मिला हो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं है ना, वो इस दलदल से बाहर आ चुका होगा और वो कहीं खुद
ऐसे लोगों का शिकार बना फिर रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स मुस्लिम्स। एनीबडी हु इज़ अ मुस्लिम, आप लिख कर ले लो, या तो वो खुद इस दलदल से बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा या वो आपके साथ अलतकैया कर रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा, कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। ये जो इज़राइल में हुआ आप लोगों ने देखा ना, बाहर से जो लोग घुसे, 5000 रॉकेट दागे गए, बाहर से लोग घुसे, अटैक किया, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन थे? जिनको गवर्नमेंट ने वीज़ा दिया, काम करने का अवसर दिया, जो 4 साल 5 साल से आपके मित्र बन के आपके साथ रह रहे थे, जिनके साथ आप काम कर रहे थे या आपके साथ रह रहे थे, आप मतलब इजरायलियों के साथ। उन्होंने जैसे ये अटैक हुआ, उन्हें जैसे ये बात पता चली कि अच्छा अटैक हो गया है, अपने नेबर्स को, अपने जान पहचान वालों को उनका गला काटने में देर नहीं लगी उन्हें। तुरंत पलट के उन्होंने वो जिस काम के लिए, जिस मकसद से आए थे, उस मकसद को की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाने में उन्हें एक ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम किसके आसपास रह रहे हैं, किसको हम अपना दोस्त माने बैठे हैं, किसको हम अपना नेबर, अपना वेल विशर माने बैठे हैं। वह व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, डू नॉट फॉल फॉर अल तकैया। अच्छा, अब बात ज़रा कर लेते हैं कि इज़राइल का जो विपक्ष है, जो पूर्व पीएम हैं उनका क्या रिएक्शन आया, उनके विपक्ष का, उनकी पॉलिटिकल क्लास का क्या रिएक्शन रहा इस घटना के बारे में। और साथ ही साथ हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं इंडियन पॉलिटिशियन और इंडियन विपक्ष का। तो देखिए, उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो स्वयं नेतन्याहू के पास पहुँचे, वो स्वयं गवर्नमेंट के पास गए ये कह के कि मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, संकट की इस घड़ी में मैं फ्रंट पे जाकर लड़ूंगा। इज़राइल का जो पूरा विपक्ष है, उनका जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है, इस समय सरकार के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। और ना केवल खड़ा है उनके साथ, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करके बंदूक उठाकर फ्रंट पे जाकर लड़ रहा है, अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए इन आतंकवादियों से मोर्चा संभाल रहा है। वहीं अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें हमारे भारत के विपक्ष से, तो याद है बालाकोट में क्या किया था, उरी में क्या हुआ था। सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया और ये लोग सबसे पहले उठ के सबूत दो। मोदी खाली ये सब प्रोपेगेंडा चलाता है चुनाव जीतने के लिए, सबूत दो। पुलवामा हो गया, मोदी मस्ट रिजाइन। इनकी इतनी छोटी सोच है कि इनको इस तरह के अटैक जब होते हैं, इस तरह के हमलों में इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। सरकार का साथ देना तो दूर की बात है, ये जितना नुकसान पाकिस्तान या आतंकवादी नहीं कर पाएंगे, उतना नुकसान ये विपक्ष वाले करते हैं। और मेरी कंप्लेन इनसे भी नहीं है, मेरी कंप्लेन इनके जो समर्थक हैं, जो हमारे देश में बैठे इनके कुछ समर्थक हैं, उनसे मेरी कंप्लेन है कि ये तो भ्रष्ट लोग हैं। दे आर एज गुड एज एनी अदर क्रिमिनल और एनी अदर टेररिस्ट, आतंकवादी। ये खुद भी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जो हैं वो आतंकवादी ही कहलाने चाहिए। पर तुम लोग, तुम आम जनता हो, तुम्हें अपने देश की फिक्र होनी चाहिए। तुम इनका समर्थन क्यों करते हो? क्योंकि वो अच्छा बोल लेते हैं, या तुम्हें उनका बोला हुआ ज़्यादा लगता है? ओ हो मकौले की वाणी सीधा सीधा तुम्हारी धरती पर गिर रही है, ये समझ के तुम उनका समर्थन करते हो। किस लिए करते हो तुम? पूर्व पीएम जो है उनके अभी ही मतलब नेतन्याहू बीच में आउट ऑफ पावर हो गए थे, तो एक नफ्ताली साहब
नप्ताली बेनेट संभवतः उनका नाम है, उनका भी वीडियो आया कि वो फ्रंट पे लड़ने के लिए आर्मी के पास गए कि हमें जो है दो, और वहां पे हर बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो आर्म फोर्सेज में सर्व करते हैं, वो नेसेसरी होता है, तो वो भी वहां पे पहुंचे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो अभी सत्ता में नहीं, विपक्ष में, और फिर आप विपक्ष का व्यक्ति केवल सपोर्ट नहीं कर रहा है गाल बजा करके कि हाँ हम जो है साथ में। भारत में तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट भी नहीं। वो तो बोलते हैं कि नहीं पाकिस्तान पे हमला काहे कर दिया, बातचीत से सुलझाया जा सकता। यहाँ पे आप देखिए कि विपक्ष में होते हुए, और जब वो भारतीय विपक्ष अगर होता तो वो प्रश्न पूछता कि कैसे घुस गए, ये तो फेलियर है, तुमने बर्बाद कर दिया सेना को, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया है, कैसे मर गए, हमारे बच्चों को मार दिया, ये रोना धोना करते, और वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े दिखते। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे वो व्यक्ति फ्रंट पे लड़ने के लिए उद्यत है कि नहीं हम जाएंगे लड़ने के लिए। वहां की स्त्रियां, लड़कियां, ये सब तो आपने देखा ही होगा, पिछले बार भी जब 2021 के युद्ध में ये स्थिति है तो लड़कियां भी वहां पे फ्रंट पे जाके लड़ रही थी। यहाँ पर हमारे लोग जो है, हमारा विपक्ष जो है, हमसे प्रूफ मांगता है, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, मतलब उरी, पठानकोट, पुलवामा, ये सब अगर आतंकी करते हैं तो उसको बोलते हैं कि नहीं मोदी ने खुद ही करवाया है, और जब हमारी सेना रिटेलिएट करती है तो बोलते हैं कि नहीं ये तो पॉलिटिकल पर्पस से हो रहा है, इसका क्या मतलब है, तुमने तो किया ही नहीं, तुमने खाली मीडिया में बताया है कि ऐसा हुआ है ताकि तुम चुनाव जीत सको। तो ये एक पैरेलल जो है हमें देखने को मिलता है। अब प्रश्न आता है कि कौन लोग खुश हैं इससे, ये भी हमने जो है वो देखा है। तो देखिए यही बात है, और यही सबसे बड़ा अंतर है हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे यहाँ का जो विपक्ष है उसमें, और इज़राइल के विपक्ष में। एंड दिस इज़ द रीज़न एग्जैक्टली वाई मिस्टर राहुल गांधी यू आर नॉट एट ऑल रेस्पेक्टेड। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ी चिढ़ मुझे हमारे यहाँ के उन बेवकूफ़ लोगों से है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जानकार समझते हैं, जिनको ये लगता है कि 4 अंग्रेज़ी के शब्द घस लेने से वे ज्ञानी हो जाते हैं, और उनको 1% उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है। उनके लिए कहीं विदेशों में जाकर बस जाना ये उनकी सक्सेस की उनका बेंचमार्क हो जाता है। तो तुम तो भाई पहले ही अपना देश छोड़ चुके हो, तुम में देश प्रेम नाम का कोई चीज़ है नहीं, पर तुम ज्ञान दोगे ज़रूर, वो ज्ञान दोगे जो तुम्हारे पास है नहीं, फिर भी तुम ज्ञान दोगे कि हाँ राहुल गांधी भी बोल रहा है तो ही मस्ट बी सेइंग। दे मेक फन ऑफ मोदी जीज एक्सेंट, मोदी जी ऐसे बात करते, मित्रों बोलते हैं, तो तेरे को क्या तकलीफ है। ऐसे उन सभी बेवकूफ़ों को मैं ये बोलूँगी कि पहले या तो तुम बात को समझो, उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करो और पूरी बात को समझो, उसके बाद कमेंट करो। और अगर तुम्हारी इतनी सबकी बुद्धि नहीं होती है उस स्तर की, यदि तुम्हारा उतना बौद्धिक स्तर नहीं है, उतना विकास नहीं हुआ है, तो तुम मत बोलो। जस्ट डू नॉट से अ सिंगल वर्ड अबाउट माई कंट्री। पर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत किया करो। और जो ये राहुल गांधी और लालू यादव और वगैरह वगैरह लोगों के सपोर्टर हैं ना, उनको क्लियरली मैं बोल रही हूँ, ये जो आप लोग, जो आपको लगता है ना कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके, इस तरह के ऐसे तत्व जो आपके देश के विरोध में खड़े हैं, भले ही वो जानबूझकर विरोध में नहीं खड़े हो, अपने लालच, अपने स्वार्थ के चलते वे विरोध में खड़े हैं, वे आपका कोई भला काम नहीं करने वाले हैं। आने वाली जनरेशन में आपके साथ जो आज इज़राइल में हो रहा है ना, वो काम आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो जिहादी तत्व हैं ये बिल्कुल करेंगे, इनको आज अगर मौका मिल जाए ना तो आज भी करेंगे। ये तो हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी एजेंसियों का और हमारी आज की सरकार का। आप काउंट देख लो ना उठाकर, अब स्टैटिस्टिक्स देख लो 2014 के बाद से जो निरंतर कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उस तरह की घटनाओं, उस पर कितना कंट्रोल हुआ है, कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मुंबई के ब्लास्ट याद है ना आपको, या बनारस के ब्लास्ट,
कौन से भूले हैं आप जाकर देखिए 2014 के पहले क्या स्थिति थी और 14 के बाद क्या हो रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमास तो खैर इज़राइल के पास, इज़राइल का फ़िलिस्तीन से जो चल रहा है इतने सालों का विवाद, उसमें इन्होंने हमास करके ये बनाया और उनको फाइनेंस करने के लिए है ईरान है, कतर है, या जो करते होंगे। अब हम आते हैं ज़रा भारत के भीतर, भारत के स्तर पर हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पे भी इस तरह के अटैक होते हैं, मे बी इतने बड़े लेवल पर नहीं हुए हैं अभी तक, पर हुए तो हैं। और ये बड़े लेवल पर भी यदि नहीं हुए हैं तो हमारी एजेंसियों की वजह से नहीं हुए हैं। इस कारण नहीं कि हमारे यहाँ ये लोग सोचते नहीं है इस तरह से, ये बिल्कुल सोचते हैं। आपने नूह में अभी देखा ही होगा, या कोई भी शोभा यात्रा निकले, कोई भी हमारे त्योहार हों, दो तरह की गैंग एक्टिव हो जाती है। एक तो ये जो रोड पे निकल के करते हैं सड़कों पर, और दूसरे वो जो सोशल मीडिया पर करते हैं कि त्योहारों की वजह से ही सारा दुनिया भर का जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग से लेके सब कुछ हमारे त्योहारों की वजह से ही हो रही है। इनफैक्ट इजराइल पे भी ये लोग बोल रहे हैं ना, इजराइल जब अब आतंकियों को जब मार रहा है तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, वो अपने दुश्मनों को मार के भगाए नहीं, और वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा है। क्या पागलपन, कैसा लॉजिक है ये? यही बात तुमने यूक्रेन के लिए तो नहीं कहा था। देन तो यू आर सपोर्टिंग यूक्रेन, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है, तुम ट्रेंड में अपना चला रहे हो। क्या लॉजिक है ये? अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, दिवाली पे आएंगे ये भौंकते हुए कि दिवाली के पटाखों से ही सारा प्रदूषण फैल रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये जो कुछ करते हैं हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में एक ना एक दिन एक आदमी फट रहा होता है, उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। अच्छा, बात करते हैं भारत में जो ये लोग इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी फंडिंग कहाँ से होती है। और केवल भारत में नहीं, बाहर भी ये एक चीज़ होती है इनके यहाँ पे, ज़कात। तो हमारे यहाँ से ही कॉन्सेप्ट बेसिकली चुराया हुआ है ये ज़कात का। सनातन धर्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड दशमांश, या आपका 10वां हिस्सा आपकी इनकम का। तो आपके पास जो भी आपकी धन संपत्ति आप कमाते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, धनार्जन जितना भी होता है आपका, सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट रहा है कि आप अपना 10वां हिस्सा जो है आपकी कमाई का, वह आप धर्म कार्यों में लगाते हैं। हम सब ने देखा होगा, बड़े बड़े सेठ हैं तो जो मतलब पुराने समय के जो सेठ रहे हैं, शहरों में उन्होंने प्याऊ खोले हैं, कहीं कोई अनाथ आश्रम या इस तरह के धार्मिक कार्य कराए हैं, मंदिरों को डोनेशन दिए हुए हैं, और वो सतत करते जाते हैं। ये उसी प्रथा का निर्वाह है जहाँ पर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वह आप धर्म कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। कहीं आपने किसी हॉस्पिटल को दान दे दिया, आपके बस में है तो आपने हॉस्पिटल खुलवा दिया, नहीं तो आपसे जितना बन पड़ा 10%, ज़्यादा नहीं, केवल 10% आपने दान दे दिया, या आपने कभी मंदिर में दान दे दिया, या किसी भी जिसको आवश्यकता है किसी निर्धन को दे दिया, कहीं प्याऊ लगवा दिया तो लोगों के पानी की व्यवस्था होते रहे। इस तरह से आप कार्य करते हैं। तो ये जो दशमांश का कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने, क्योंकि बाकी सब कुछ तो इन्होंने चुराया अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग रिलीजन से, दशमांश वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने चुराया हमी से, सनातन से। उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया ज़कात में। अब ये जो ज़कात है, इसका ये भी सेम पैटर्न पे काम करता है, वही सिद्धांत हैं जो दशमांश के हैं। पर हम हिंदुओं ने क्या किया, हम इतने लालची हो गए, हमने तो भुला दिया ये दशमांश। अब कुछ ही लोग हैं, अधिकांश लोगों को ये दशमांश क्या है इसका पता भी नहीं होगा।
इनके यहाँ पे अगर कोई आदमी 10 रुपया कमाता है, उसमें से भी वो इंश्योर करेगा कम से कम 1 रुपया वो दे के आए, ठीक है। तो इनके यहाँ बड़े से बड़ा आदमी, अमीर आदमी या गरीब से गरीब, ऐसा आदमी जिसके पास अपने खाने के लिए खाने का ठिकाना नहीं है, ये लूट मार करके खाएंगे, पर ज़कात ज़रूर देंगे। हर महीने ये ज़कात ज़रूर निकालेंगे अपनी। और ज़कात क्या होता है? ज़कात जाती है ऐसी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को। और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं? वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली हमास जैसी होती हैं। हमास है, हिजबुल्लाह है, या भारत के भीतर बैठी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। काम तो सभी का एक ही होता है, काफिरों की समाप्ति। इनका एक ही मूलभूत सिद्धांत है और इनकी जो ज़कात जाती है उसका पूरी तरह से यही यूटिलाइजेशन होता है। कहीं आपने देखा है कि अच्छा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ये लोग आए हैं और अपना जमा किया हुआ धन दे दिया है? कभी देखा है? कभी आपने देखा कि अच्छा कोविड में कोई शिविर इन्होंने लगाया था जिसमें सबके लिए, इनके लिए नहीं बोल रही हूँ, इनके लोगों के लिए तो ये अपना आगे आते हैं, इनका फंडिंग इसी तरह से चलता है। पर आपने कहीं देखा कि अच्छा एक हिंदू एरिया में, हिंदू बाहुल्य एरिया में इन्होंने कोई कैंप लगाया, कोविड में इन्होंने खाना बांट दिया हो? अभी अभी हुई थी ना, इतनी बड़ी पैंडेमिक हुई थी, लोगों को क्या क्या तकलीफें नहीं हुई। सबने अपने यथासंभव सारे प्रयास किए। लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने खाने की सामग्री बांटी, पैसे दिए, दवाइयों का प्रबंध कराया। हर आदमी उठा था अपने अपनी क्षमता के अनुसार, सबने किया। और ये सारे मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ मैं, धनियों की तो बात छोड़ दीजिए आप। हिंदू समाज में तो सबने किया। इन लोगों में से कितने लोग उठ के आए थे? ये लोग आरएसएस वीएचपी को तो तुरंत गालियां देने आ जाते हैं, हमारे लेफ्टिस्ट भी। आरएसएस बीजेपी और वीएचपी इन सब ने तो किया अपने अपने स्तर पर। शिवसेना तक ने लगाए थे ऐसे कैंप, खाना बांट रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे। इन लोगों ने कितना किया? वक्फ बोर्ड ने कितना किया? कभी किसी ने पूछा? कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ पे हिंदू समाज में ये कंपलसरी नहीं है कि आप मंदिर में जाएं तो आपको दान देकर ही आना है ना। ना तो हमारे यहाँ इस तरह हमको ये होना चाहिए, ये शिक्षा हमारे घर में देनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, पर दी नहीं जाती है कि आपको कंपलसरीली आपको आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको धर्म कार्यों में, सामाजिक कार्यों के लिए लगाना ही है। ये आपके ऊपर कोई इस तरह का दबाव नहीं डालता, कोई कंपलसरी नहीं कहता है, पर इनके यहाँ बचपन से सिखाया जाता है। और बिलीव कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आप जाइए, 4 लोगों से घुलिए मिलिए, इनके समाज के लोगों से, वो आपको नहीं बताएंगे सामने से, आपको घुल मिलकर उनसे पता निकालना पड़ेगा। इनका अगर 100 रुपये कोई कमा रहा है तो 10 रुपये ज़रूर वो दे रहा है। भले उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसको लूटना पड़े किसी और को, वो कर लेगा, पर 10 रुपये अपना ज़रूर निकाल के देगा वो इनके लिए ईमान का काम है। तो अब आप समझे, जब आप सस्ता किराना लेने, भले आपका मतलब फल वाला ही क्यों ना हो या नारियल पानी वाला ही क्यों ना हो, आप 50 रुपये का सामान आपको वो 40 में दे देगा। और आप इस चक्कर में, इस लालच में, 10 रुपये बचाने के लालच में आप जब उससे सामान लेते हैं ना, तो जो आप पैसे उसको देते हैं वो पैसे आपके अपने भाई बहनों तो छोड़ दीजिए, मतलब वो समस्त मानवता पर इस तरह के अत्याचार करने के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं। इस बात को जानिए, अपने भीतर इस गिल्ट को, इसका अनुभव कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और यदि मेरी बात आपको झूठ लगे तो कृपया मुझे सीधा एक सिरे से मेरा इनकार करने की जगह आप अपनी आँख कान खुले रखिए, अपनी बुद्धि को खुली रखिए और ऐसे लोगों के बीच जाइए, समझिए वो क्या करते हैं, उनका लिटरेचर जो है उसको कभी पढ़िए और फिर समझिए ये लोग कैसे ब्रेन वॉश होते हैं, किस तरह से ये लोग काम करते हैं। इनके थ्रू ब्रेन वॉश ना होइए।
आप खुद समझ जाएंगे ये लोग किस तरह से फंक्शन करते हैं, और तब आप कोई वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। और जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं उनसे मेरी विनती है, कृपया आप ऐसे लोगों से 1 पैसे का भी सामान खरीदना बंद कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।